हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के बीच में मैं रेलवे संबंधी एक और वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि जो रेलवे में एनओसी होता है, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, वह क्या है, इसे क्यों लिया जाता है और इसे किस प्रकार से ले सकते हैं और इसका एनओसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा जॉब पे या नए सर्विस लेंथ पे, इसके क्या नुकसान हैं और क्या फायदे हैं, तमाम सारी जानकारियां हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और शुरू से अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ एक एक स्टेप आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखें। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और वीडियो से अगर कुछ लाभ मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे मिले। क्योंकि साथियों, मैं हमेशा आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो एवं जो अपडेट्स रेलवे में आते रहती है उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आने का काम करता हूं। तो चलिए मैं आज के टॉपिक के ऊपर बात करता हूं। जैसा कि साथियों, आपने अगर रेलवे एम्प्लॉय हैं, रेल में जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड सुनने को मिला होगा आपके सीनियर के द्वारा या आपके कलीग के द्वारा या आपके ऑफिसर के द्वारा, आपके सुपरवाइजर के द्वारा कि एनओसी ले लो या एनओसी। तो साथियों, अब ये समझ में नहीं आता होगा कि एनओसी है तो क्या है। तो एनओसी का फुल फॉर्म हुआ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब साथियों, ये एनओसी किस लिए लिया जाता है तो इसकी मैं चर्चा करूंगा। एनओसी दो प्रकार के लिए लिया जाता है। तो आपका एनओसी है वो दो चीज के लिए लिया जाता है। एक तो पहला हुआ कि आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, मतलब उच्चतर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, रेल में आप ड्यूटी करते हुए भी एक अच्छे आगे की पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, जिसके लिए एनओसी लिया जाता है। कभी कभी साथियों होता क्या है कि बहुत सारे रेलवे कर्मचारी ऐसे होते हैं जो यंग जनरेशन के खास करके कि वो मैट्रिक इंटर करने के बाद रेलवे ज्वाइन कर लेते हैं और जॉब करते रहते हैं, लेकिन उनको आगे की पढ़ाई ग्रेजुएशन करना है, पीजी करना है, तो उसके लिए उनको एनओसी की जरूरत पड़ती है और एनओसी लेने के बाद वो हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसकी वो पढ़ाई कर सकते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा एनओसी लेने की जरूरत पड़ता है कब? जब आप जिस लेवल पे जॉब कर रहे हैं रेलवे में और आपके लेवल से हायर लेवल, जैसे आप लेवल 1 कर्मचारी हैं तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 1900, 2400, 2800 की अगर कोई भर्तियां आती है, वो सेंट्रल सरकार की हो, स्टेट सरकार की हो, रेलवे हो या अन्य विभाग हो, किसी में भी जाने के लिए आपको उसकी फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको एनओसी लेना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए भी आपको रेलवे से एनओसी लेना पड़ेगा। तो साथियों, ये दो तरह के हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, एजुकेशन वाला है वो तो आपको बता दिया कि पढ़ाई संबंधी है, उसको लेंगे। लेकिन अभी ये जो आपका दूसरे विभाग या अपने से उच्चतर लेवल में जाने के लिए जो एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके लिए एनओसी कैसे लिया जाए और क्यों लिया जाए। जैसा कि साथियों अभी आप जान रहे हैं कि जो रेलवे
एएलपी टेक्नीशियन की जो भर्ती आई हुई है, तो एएलपी का तो फॉर्म फिलअप हो चुका है, लेकिन जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो लेवल आपका 2 का जॉब है, उसके लिए वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो वैसे कर्मचारी जो लेवल 1 कर्मचारी हैं, 1800 ग्रेड पे में है और वो उस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, एग्जाम कंडक्ट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो उनके लिए एनओसी लेना सख्त जरूरी है। अब साथियों बात करते हैं कि किस प्रकार से एनओसी लिया जाए, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले एनओसी कब लिया जाए ये है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अभी हाल फिलहाल में टेक्नीशियन की जो वैकेंसियां आई है, 9000 लगभग कुछ वैकेंसियां है, उसमें आपको फॉर्म के लास्ट डेट, आवेदन करने के लास्ट डेट के पहले आपको एनओसी के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर देना होगा। जैसा कि 19/4/2024 तक आपका टेक्नीशियन का जो एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है, उससे पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा एनओसी के लिए। अब साथियों वो एप्लीकेशन किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कई जगह फॉर्मेट भी मिलता है। अगर फॉर्मेट की उपलब्धता नहीं होती है तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन तैयार करें, जिस विभाग में आप जॉब कर रहे हैं उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर को, जैसे मान लीजिए कि कोई सीएनडब्ल्यू में है तो वो सीनियर डीएमई साहब को करेंगे, ऑपरेटिंग में है तो सीनियर डीओम साहब को करेंगे, कोई इंजीनियरिंग में है तो सीनियर डीएन कॉर्ड को करेंगे, उनके नाम से लेटर जारी करेंगे और उसमें वो चर्चा करेंगे कि मैं इस पोस्ट पे अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ और मैं जो वैकेंसियां हैं उसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए मैं आपसे एनओसी मांग रहा हूं या मैं फॉर्म को फिलअप करना चाहता हूं, तो अतः श्रीमान आपसे अनुरोध है कि मुझे इसके लिए एनओसी प्रदान किया जाए। और साथ में साथियों जो ये आपका टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन है, उसको नोटिफिकेशन को एप्लीकेशन के साथ में लगाएं। उसके बाद अपने सुपरवाइजर से सील मुहर फॉरवर्डिंग करा के आप या तो खुद डिवीजन के पर्सनल ब्रांच में जमा कर दें या अपने ऑफिस के माध्यम से करवा दें। ये हुआ आपको एनओसी लेने की प्रक्रिया। अब साथियों इसमें बात आता है कि एनओसी लेने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। एनओसी लेने से आपको यह होगा कि जरूरत पड़ने पे आपका जो एग्जाम होगा तो एग्जाम में शामिल होने के लिए आपको छुट्टियां मिल सकता है। लेकिन साथियों उसमें यह टर्म और कंडीशन जरूर रहेगा कि अगर आपके एग्जाम देने से रेलवे को किसी तरह के नुकसान है, मैन पावर की कमी हो रही है, तो हो सकता है एनओसी होने के बाद भी आपको लीव नहीं मिलेगा एग्जाम देने के लिए। लेकिन अमूमन साथियों जहां पे 5-10 कर्मचारी होते हैं, 10-50 होते हैं, उसमें से अगर 2-4 की जरूरत होता है तो मिल ही जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है। लेकिन एक साथ सभी स्टाफ को होगा तो कहीं ना कहीं बारी बारी से किसी को दिया जाएगा, किसी को नहीं भी दिया जाएगा, तो इस तरह से है। अब इसमें साथियों जो आपका छुट्टियां है वो आपका अपना छुट्टी जाएगा, ना कि रेलवे इसके लिए कोई छुट्टी आपको देगा, ना कोई इसके खर्च के लिए अलाउंसेस देगा। इस बात को ध्यान देना है, ना ही रेलवे के कार्य में कोई बाधा आना चाहिए। ये होगा। इसके होने के बाद साथियों अगर आपका दूसरी जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको
टेक्निकल रिजाइन, जो टेक्निकल रिजिग्नेशन है वो करने में बहुत सुविधा हो जाएगा और आपको रेलवे एक अच्छे ढंग से विथ प्रोसेस आपको वहां से रिलीव करेगा जिस डिपार्टमेंट में या जिस विभाग में आप जा रहे हैं। ये हुआ। उसमें आपका अगला क्या होगा कि जितने दिन का आप सर्विस किए रेलवे में वो सर्विस काउंट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो छुट्टियां हैं, पीएफ कटा है, जितना भी एनपीएस कटा हुआ है वो उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन साथियों इसमें भी आपको एनओसी मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे ही हमारा सिलेक्शन हुआ तुरंत रेलवे हमें छोड़ देगा। वो तब तक आपको रोक के रखेंगे जब तक वहां वैकेंसी आपके खाली होने का जो कोई दूसरा बंदा नहीं आ जाता है या वो एक्सेस नहीं हो जाता है, तब तक आपको नहीं रिलीव करेंगे, वो आपको अपने पास ही रखेंगे। तो जैसे ही आएगा तो आपको ये छोड़ देंगे। तो ये तमाम सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको एक एनओसी लेने के वजह से मिल सकता है। आपका जो हुआ एनओसी लेने के फायदे। अब आपको बताता हूं कि अगर एनओसी नहीं लेते हैं तो इसका क्या नुकसान पड़ेगा। तो साथियों जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही आप एनओसी नहीं लिए हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किए, एग्जाम से फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो लास्ट नोटिफिकेशन डेट के पहले से, अगर नोटिफिकेशन डेट के बाद अगर अप्लाई करते हैं तो भी एनओसी ग्रांट आपका नहीं माना जाएगा। अब आप एनओसी नहीं लिए और उस टाइम आप छुट्टी अप्लाई कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो वहां पे स्टाफ होते हुए भी आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके लिए यही रहेगा कि जब आप ये एग्जाम का फॉर्म फिलअप किए थे तो रेलवे से परमिशन नहीं लिए थे, इसके लिए आपको छुट्टी नहीं मिलेगा और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये हुआ। अगर किसी कारणवश आप छुट्टी लेके या किसी प्रकार से आप बिना रेलवे को बताए एग्जाम कंडक्ट कर लिए, एग्जाम दे लिए और आपका सिलेक्शन भी हो गया, तो रेलवे आपको उस डिपार्टमेंट या उस विभाग में जाने नहीं देगा। टेक्निकल रिजिग्नेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको यही रेलवे में ही जॉब करना पड़ेगा। अगर आप छोड़ छाड़ के जाते हैं तो वो रेलवे या चाहे तो जिस विभाग में जा रहे हैं वो भी आपसे मांगेगा रिजिग्नेशन का लेटर, वो नहीं मिलेगा तो आपको वहां भी भर्तियां नहीं लिया जाएगा। तो साथियों कुल मिला के ये है कि एनओसी नहीं लेने पर बहुत बड़ा नुकसान होगा और तरह तरह की परेशानियां आपके जॉब प्रोफाइल में आने वाली है। तो इसलिए आपको एनओसी लेकर ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है और उस जॉब के लिए आप एक रिस्पेक्ट भरी तरीके से आप टेक्निकल रिजिग्नेशन देके जा सकते हैं। तो साथियों मैं सभी एम्प्लॉय रेलवे कर्मचारी से अनुरोध करूंगा कि जो भी आप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं वो एक बार एनओसी के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर दें, आपको एनओसी मिल जाएगा। अगर आपसे हायर पोस्ट के लिए है तो सेम पोस्ट के लिए या लो पोस्ट के लिए नहीं मिलेगा। तो सभी लोग फॉर्म फिलअप करने से पहले आप एनओसी ले लें, उसके बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी करें और जैसे एग्ज़ाम आता है, डेट देता है, तो आप लीव के लिए अप्लाई करें। अमूमन आपको लीव मिल जाएगा और फिर आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, उसमें जाने का सुनहरा अवसर मिल जाएगा। तो साथियों यही था एनओसी के बारे में कि क्या मिल सकता है, क्या इसका फ़ायदा है, एनओसी में क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह से
अप्लाई करना पड़ेगा। तो तमाम सारी जानकारी मैं इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। और साथियों, इससे पहले मैं ALP के लिए भी NOC किस प्रकार से लिया जाता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रखा हूं। अगर उससे बात नहीं किया तो उससे भी जाके बात कर ले। बहुत पहले जब वो नोटिफिकेशन आया था ALP के लिए, उसी टाइम वो वीडियो में लेके आया था। लेकिन ये टेक्नीशियन का है, तो आप टेक्नीशियन जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें और NOC जरूर लें। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और महत्वपूर्ण होगा तो शेयर करना ना भूले, क्योंकि एक शेयर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, रेलवे कर्मचारी, जो भाई बंधु स्टाफ हैं, उनको लाभ मिल जाएगा और उनको भी ये जानकारी मिल जाएगा, तो उनके भी भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है। तो साथियों, लास्ट में जाते वक्त मैं कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल से आप जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।